नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था ओरल एविडेंस, सेक्शन नंबर 54 एंड 55 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। और इसमें मैंने बताया था कि सेक्शन 55 ये कहती है कि जो ओरल एविडेंस या मौखिक साक्ष्य होगा वो डायरेक्ट होना चाहिए। अगर आपको एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम पकड़ा दिया जाए और आपसे बुक देकर कहा जाए कि आप एक दिन में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल कर लाएंगे कि डायरेक्ट एविडेंस के क्या एक्सेप्शंस हैं, या साथ में इसको दूसरे तरीके से मैं कहूं, आपने एक नाम सुना होगा हियर से एविडेंस, अनुश्रुत साक्ष्य। हियर से एविडेंस हमारे यहाँ पर मान्य नहीं है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आधार पर। और क्या होते हैं हियर से एविडेंस, तो मैंने पिछली वीडियो में एक एग्जांपल भी दिया था हस्बैंड का और वाइफ का, कि हस्बैंड ने सुना था कि बंदूक से एक गोली चली थी तो उसकी आवाज सुनी थी। किसने सुनी थी? हस्बैंड ने। और उस गोली से मर्डर हुआ था किसी का। तो हस्बैंड ने ये बात जब अपनी वाइफ को बता दी जाकर कि मैंने आज देखा कि एक व्यक्ति ने गोली चलाकर किसी दूसरे व्यक्ति की डेथ कर दी, उसका मर्डर कर दिया, तो यहां पर देखा हस्बैंड ने, आवाज सुनी हस्बैंड ने, और ये फैक्ट ऐसा है गोली चलाकर मार देने वाला कि इसको देखा जा सकता है, आवाज पिस्टल की, ये फैक्ट ऐसा है कि उसको सुना जा सकता है। तो डायरेक्ट का मतलब है कि जिसने देखा, जिसने सुना, वही व्यक्ति कोर्ट में जाएगा। लेकिन यहाँ पर वाइफ आ जाती है कोर्ट में और ये कहती है कि हाँ, ए ने बी को गोली से मारा था। अब उससे पूछा गया कि आपको कैसे पता चला, तो उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था। इट मींस ये डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, ओरल एविडेंस है, मौखिक साक्ष्य है, बट डायरेक्ट नहीं है। इसलिए हियर से एविडेंसेस को कोर्ट में नहीं माना जाता है, वो रेलेवेंट नहीं होती हैं, उनको इनएडमिसिबल कर दिया जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये पकड़ो भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आप इसमें से हियर से एविडेंस के अनुश्रुत साक्ष्य के अपवाद निकालकर बताइए कि कौन कौन से, तो आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको इन्हीं दो क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूं कि डायरेक्ट एविडेंस, प्रत्यक्ष साक्ष्य और अनुश्रुत एविडेंस, हियर से एविडेंसेस के एक्सेप्शंस कानून में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहां-कहां पर लिखे गए हैं। और दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो अपवाद हैं, ये जो एक्सेप्शंस हैं, वो सेक्शन नंबर 55 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हैं, या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो 16 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस पर आपकी नजर आज होनी चाहिए और आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो आज दोस्तों समझ आने वाली है और इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्वेश्चन भी आपको यहां से मिल सकता है। और एक बात बता दूं कि जब मैंने सेक्शन 55 पढ़ाई थी तो वहां पर जब प्रोवाइजो नंबर 1 आया था तो मैंने ये कहकर छोड़ दिया था कि ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज मैं उस प्रोवाइजो को भी कवर करूंगा, क्योंकि वो प्रोवाइजो कहीं ना कहीं एक एक्सेप्शन की कैटेगरी में, अपवाद की कैटेगरी में आता है। तो आप, उम्मीद करता हूं कि वो मोटा रजिस्टर लेकर बैठे होंगे और हर मटेरियल फैक्ट को नोट करेंगे, जिससे कि रिवीजन के लिए आपको काम आ जाए। आप लोगों ने मेरी पिछली जो वीडियोस हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, बड़ा ही प्यार आप लोगों ने दिया है, बहुत अच्छे व्यूज उन पर आए दोस्तों, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करूंगा कि आप इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहेंगे और कमेंट्स जरूर किया कीजिए दोस्तों। आपका सारे डाउट्स दूर हो गए तो आप कमेंट कीजिए कि आपके डाउट्स दूर हो गए, और अगर कोई डाउट रह गया है तो वो डाउट भी कमेंट में कीजिए। अगर मुझे एक दिन में आंसर आपका नहीं दिया जाएगा तो मैं अगले दिन जरूर दूंगा आंसर, और कोशिश करूंगा कि आपका आंसर दूंगा ही दूंगा मैं। देखिए सेक्शन 55 बी ऐसे कहती है कि ओरल एविडेंस शैल बी डायरेक्ट, और ये जो वर्ड्स हैं, इन ऑल केसेस व्हाटएवर, ये कंफर्मेशन करते हैं कि भैया चाहे मामला कुछ भी हो, अगर ओरल एविडेंस है तो वो डायरेक्ट होनी चाहिए। मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट के सामने जाना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से मतलब है, अगर मान लो ओरल एविडेंस बात करती है ऐसे तथ्य फैक्ट के बारे में कि उस फैक्ट को देखा जा सकता है, तो फिर वो व्यक्ति जिसने देखा,
अगर वो ओरल एविडेंस बात करती है कि ऐसे फैक्ट के बारे में इसको सुना जा सकता है, तो फिर वो व्यक्ति जिसने सुना, या फिर ओरल एविडेंस ऐसे फैक्ट के बारे में बात करती है जिसको किसी सेंस से परसीव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, जो बच गई सेंसेस, तो फिर वो व्यक्ति जिसने अपनी सेंसेस से महसूस किया, यही व्यक्ति कोर्ट के सामने जाएगा और अपना बयान लिखवाएगा। तो इस तरीके से ओरल एविडेंस कोर्ट तक ले जाई जाएगी। ये बात करती है सेक्शन 55। इसी के अंदर एक बात और लिखी गई थी ओपिनियन के बारे में, और उन्होंने कहा कि अगर ओरल एविडेंस रेफर करती है एक ओपिनियन, कोई व्यक्ति कोर्ट में आया, वो कहता है कि यस मेरी ये राय है इस फैक्ट पर, तो यही सेक्शन कहती है कि जिस व्यक्ति ने अपनी राय बनाई है और जिन ग्राउंड्स के आधार पर बनाई है, वही व्यक्ति कोर्ट में आना चाहिए जिसने अपनी राय बनाई है, अपनी ओपिनियन बनाई है ऐसे फैक्ट्स पर। बट अब देखिए, हम बात करेंगे यहां पर अपवादों की, और इसी अपवाद के साथ साथ जो प्रोवाइजो नंबर 1 है उसकी भी आज हम बात करेंगे। और इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इंटरेस्ट भी आपको आएगा और आपको लगेगा कि हाँ आज तो मजा आ गया। आगे मैं एक्सेप्शंस पर जाऊं तो जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, यंग लॉयर्स हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब जब ओरल एविडेंस की बात आए, जब भी आपको लगे कि आपके मामले में मौखिक साक्ष्य दिया जा रहा है, कोई गवाह आया है कोर्ट में और अपना बयान दे रहा है, तो आपको ध्यान क्या रखना है। देखिए, हर गवाह जब कोर्ट में आता है तो वो किसी ना किसी फैक्ट के बारे में बोलता है। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि बहुत ही ध्यान से सुनेंगे कि उसने वर्ड्स क्या बोले हैं। वर्ड्स पर आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए और वैसे ही सुनेंगे जैसे बोले, और फिर चेक करेंगे साथ में कि जैसे विटनेस ने बोले क्या वैसे ही लिखे जा रहे हैं। दूसरी बात, आप ध्यान देंगे कि विटनेस ने क्या फैक्ट बोला है, कौन सा तथ्य अपने मुंह से बोला है। तीसरी बात, जैसे ही आपको पता चलेगा कि ये फैक्ट विटनेस ने बोला, तो अब आपको ये चेक करना है कि ये तथ्य कौन सी इंद्री से महसूस किया जा सकता है। 5 इंद्रियां हैं हमारी, तो आपको चेक करना है कि विटनेस ने जो फैक्ट बोला कोर्ट के सामने आकर, ये कौन सी इंद्री से महसूस किया जा सकता है। और अगला काम आपका ये होना चाहिए कि अगर फैक्ट ऐसा था कि जिसे देखा जा सकता था, तो अब आपको चेक ये करना है कि क्या ये व्यक्ति जो कोर्ट में खड़े होकर गवाही दे रहा है, इसी ने देखा है वो फैक्ट, या इसने नहीं देखा है। अगर इसने देखा है तभी आप उसकी गवाही को अलाउ करें। अगर जवाब ये निकलता है आपका कि इसने नहीं देखा है, देखा किसी और ने है, तो फिर आप इस पर्सन की गवाही को अलाउ ना करें, आपको ऑब्जेक्ट करना होगा। इन्हीं बातों पर आज के एक्सेप्शंस हैं। अगर इन 4-5 बातों को आप माइंड में रखेंगे तो आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी और आप सीख भी इतना अच्छा जाएंगे कि प्रैक्टिस आपकी बहुत आसान हो जाए। देखिए, एक्सेप्शन नंबर 1 की बात करते हैं, और एक्सेप्शन नंबर 1 में आता है एडमिशन, स्वीकृति। स्वीकृति का मतलब यह होता है कि कोई व्यक्ति जब किसी बात को एडमिट कर लेता है, किसी फैक्ट को एडमिट कर लेता है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, एक व्यक्ति है ए और इसने कुछ पैसे ले रखे हैं, सपोज 10,000 रुपीज इसने ले रखे हैं बी से। किससे ले रखे हैं? बी से। ए ने ले रखे, ए ने बोरो किया हुआ है बी से 10,000 रुपीज। अब ये बात ए ने किसको बताई? सी को बताई। सी को बताया ए ने कि उसने मनी बोरो की हुई है बी से पैसे लिए हुए हैं। ये एक सपोज एग्जांपल है। तो ये क्या हो गया? ए का एडमिशन हो गया, ए की स्वीकृति हो गई कि उसने बी से कुछ पैसे लिए हुए हैं। अब क्योंकि ए ने सी को बोला है, तो अब सी कोर्ट में आता है, और कोर्ट में आने के बाद वो सब कुछ बात बताता है जो ए ने बोला उसे। क्या बोला ए ने? ए ने बोला कि मैंने बी से 10,000 रुपए लिए हुए हैं। यही बात
सी ने कोर्ट में आकर बता दी कि ए ने मुझसे कहा था कि मैंने बी से 10,000 रुपए लिए हुए हैं। अब यहां पर वो प्रक्रिया आप अपनाइए जो मैंने अभी पीछे बताई। सबसे पहली बात आपको ये चेक करना है कि सी ने बोला क्या। सी ने बोला है एक फैक्ट कि ए ने पैसे लिए थे बी से। अब अगली बात आपको चेक करनी है कि क्या ये फैक्ट ऐसा है कि वो देखा जा सकता है, क्या ये फैक्ट ऐसा है सुना जा सकता है, क्या ये फैक्ट ऐसा है जो दूसरी इंद्रियों से महसूस किया जा सकता है। तो आप पाएंगे कि ये एक मनी की ट्रांजैक्शन है और ये फैक्ट ऐसा है जिसे देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है कि बी ने पैसे दिए ए को, तो ये भी देखा जा सकता है कि बी पैसे दे रहा है। वहीं पर उसी समय ए ने पैसे एक्सेप्ट किए बी से, ये दोनों फैक्ट देखे जा सकते हैं। तो अब सेक्शन 55 क्या कहती है कि एविडेंस डायरेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर गवाह आया है सी और अपना मौखिक स्टेटमेंट दे रहा है, मौखिक साक्ष्य दे रहा है। तो अब रूल 55 सेक्शन 55 करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 60 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एप्लीकेबल हो जाती है। तो आपको चेक करना है कि ये फैक्ट अगर ऐसा है कि देखा जा सकता है तो एविडेंस उसकी होनी चाहिए जिसने देखा है। तो क्या सी ने यहां पर ये ट्रांजैक्शन देखी है? आपका जवाब आएगा नहीं, सी ने ट्रांजैक्शन नहीं देखी है। स्टिल फिर भी ये बात सी को गवाही देने दिया जाएगा ऐसे फैक्ट के रिगार्डिंग जो उसने डायरेक्ट नहीं सुनी है, जो उसके लिए हियर से एविडेंस है। तो दोनों बातों का एक्सेप्शन है, हियर से का भी एक्सेप्शन और डायरेक्ट एविडेंस का भी एक्सेप्शन, और वो एडमिसिबल होगा। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों एडमिसिबल होगा? तो मैंने कितनी वीडियोस में दोस्तों बताया है आप लोगों को, कानून कुछ भी नहीं है, कानून जस्ट अ कॉमन सेंस। जो एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति सोच सकता है वही कानून होता है। एक बात आप सोचिए कि कोई व्यक्ति, साधारण बुद्धि का व्यक्ति जो इनसेन पर्सन नहीं है, पागल नहीं है, वो किसी से क्यों एडमिट करेगा कि मैंने किसी से पैसे उधार लिए हुए हैं, मैंने मनी बोरो किया हुआ? क्यों एडमिट करेगा ऐसा? ऐसा केवल और केवल तभी एडमिट कर सकता है जब ये बात सच हो। तो यही एक रीजन है। सेल्फ हार्मिंग एडमिशन के मामले में एक वर्ड होता है, फ्रेज होती है सेल्फ हार्मिंग एडमिशन। ऐसा एडमिशन जो खुद को नुकसान पहुंचाता हो, ऐसा एडमिशन एडमिसिबल होगा, रेलेवेंट होगा, ऐसी स्वीकृति सुसंगत होगी। अदरवाइज कोई भी व्यक्ति बिना पैसे लिए एडमिट ही नहीं करेगा। आप सोच के देख लो कॉमन सेंस से, तो कॉमन सेंस यही कहता है कि तभी एडमिट करेगा वो, तभी स्वीकार करेगा कि कहीं ना कहीं ये बात सत्य है। तो ये कैसा स्टेटमेंट था, कैसा एडमिशन था? सेल्फ हार्मिंग था, जो खुद को हानि पहुंचाता है, नुकसान पहुंचा रहा है। तो अगर ऐसे स्टेटमेंट्स एडमिट किए गए किसी व्यक्ति ने, तो ऐसे एडमिशन के लिए हियर से एविडेंस दी जा सकती है, जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट एविडेंस ही इसके लिए लाई जाए। तो ये हुआ एक्सेप्शन नंबर 1 एडमिशन के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं एक्सेप्शन नंबर 2, और वो है कन्फेशन, संस्वीकृति। कन्फेशन होता क्या है? When any person admits his guilt, it is confession। अगर किसी व्यक्ति ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया, या फिर ऐसी सर्कमस्टांसेस, ऐसी ट्रांजैक्शंस को स्वीकार कर लिया कि उन सबको मिला दें तो रिजल्ट एक अपराध निकल कर आता है। तो ऐसी जो बातें स्वीकार की गई किसी व्यक्ति द्वारा, या अपना खुद का अपराध स्वीकार किया गया, उसको कहा जाता है कन्फेशन, संस्वीकृति। तो इसके बारे में देखिए, एक एग्जांपल मैं देता हूं। सपोज एक ए है और ए ने बी का मर्डर किया है। ध्यान देना, ए ने बी का मर्डर किया है। अब यही बात ए ने किसको बता दी? सी को। सी को बोला ए ने कि मैंने बी को मार दिया है। अब सी को बुलाया जाता है प्रोसिक्यूशन विटनेस की तरह कोर्ट में, और सी यही बात जो ए ने बोली उसको सारी बातें कोर्ट में आकर बता देता है कि ए ने मुझे बताया था कि उसने बी को मारा है।
अब मैंने जो 4-5 बातें बताई थी उनको आप अप्लाई करिए कि ये एक मौखिक साक्ष्य है, ओरल एविडेंस दी जा रही है कोर्ट में आके, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि उसने क्या फैक्ट बोला। उसने फैक्ट बोला कि ए ने बी को मारा है, ऐसा ए ने मुझसे कहा था। तो अब आपको चेक करना है कि ये जो किलिंग है, ए के द्वारा बी को मारा जाना, क्या इस फैक्ट को देखा जा सकता है या इस फैक्ट को सुना जा सकता है? यस, इस फैक्ट को देखा जा सकता है। तो रूल ऑफ डायरेक्ट एविडेंस क्या कहता है कि वही व्यक्ति जिसने देखा है कोर्ट में आएगा। बट यहां कोर्ट में कौन आया? यहां कोर्ट में आया सी। क्या सी ने ये देखा है? तो जनरली तो आपको ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा, लेकिन संस्वीकृति के मामले में, कन्फेशन के मामले में अगेन सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट है, अगेन सेल्फ हार्मिंग एडमिशन है। तो ऐसे मामले में जो अनुश्रुत साक्ष्य होंगे या हियर से एविडेंसेस होंगी, उनको अलाउ किया जाएगा। इसको कैसे अलाउ किया जाता है कोर्ट में? बिकॉज इट इज ए एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का मतलब होता है दोस्तों कि कन्फेशन दो तरीके से किए जाते हैं। संस्वीकृतियां दो जगह हो सकती है। एक तो जो आरोपी है, एक्यूज है, उसने पुलिस को कहा कि यस मैंने बी को मारा है। दूसरा, इसी एक्यूज ने कोर्ट के सामने बोला कि यस मैंने बी को मारा है। तो जो कोर्ट के सामने उसने कन्फेशन किया, इट इज ए जुडिशियल कन्फेशन। जो कोर्ट के और जो पुलिस के सामने कन्फेशन किया, वो कन्फेशन एडमिसिबल ही नहीं है, पुलिस के सामने किया गया कन्फेशन। बट एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का मतलब है कि इन दोनों से अलग, पुलिस के सामने भी नहीं है, जुडिशियल कन्फेशन भी नहीं है, कोर्ट के सामने भी नहीं है। और इसका मतलब अब बचता है कि किसी भी थर्ड पर्सन को, अगर ए ने कहा था कि यस मैंने बी को मारा है, तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होगा और ये एडमिट किया जाएगा, ये रेलेवेंट हो जाता है। क्योंकि जब कन्फेशन की बात होती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, जब डिटेल में पढ़ाएंगे सेक्शन वाइज तो और डिटेल में बताएंगे, वहां पर केवल कन्फेशन के बारे में बताया गया, संस्वीकृति के बारे में बताया गया कि ये इररिलेवेंट होंगे। तो जब मैंने आपको पहली वीडियो पढ़ाई थी सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 50 तक, वहां पर मैंने बताया था कि ये बात तो, चैप्टर का नाम तो ऑफ रेलेवेंसी है, लेकिन कहीं कहीं इररेलेवेंसी की भी बात करता है, असंगत की भी बात करता है। तो कन्फेशन केवल और केवल पुलिस के सामने दिया गया, पुलिस कस्टडी में दिया गया, थ्रेट से लिया गया, उन्हीं मामलों में इररेलेवेंट होता है। अदरवाइज जो बचे हुए कन्फेशन है वो सब रेलेवेंट हो जाते हैं, और ये बचा हुआ कन्फेशन होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, इसीलिए ये रेलेवेंट है और इसको एडमिट किया जाएगा। इसके पीछे का रीजन क्या है? जैसे कि एडमिशन में हमने देखा था रीजनिंग ये है इसके पीछे की, अगेन सेल्फ हार्मिंग, कि भैया कोई भी व्यक्ति क्यों एडमिट करेगा, एक साधारण बुद्धि का व्यक्ति क्यों एडमिट करेगा कि उसने किसी को मारा है? वो तभी एडमिट कर सकता है जब ये बात ठीक। तो इसीलिए अगर किसी व्यक्ति से एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किया किसी एक्यूज ने, तो वो रेलेवेंट माना गया, उसको माना गया कि ये एडमिसिबल है और इसको वैल्यू दी जानी चाहिए। एक्सेप्शन नंबर 3, डाइन डिक्लेरेशन आप लोगों ने सुना होगा। मृत्युकालिक कथन क्या होता है? मृत्युकालिक कथन, मृत्युकालिक कथन होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ऐसे व्यक्ति ने दिया है जो अपनी कॉज ऑफ डेथ के बारे में बताता है। एक व्यक्ति है जो मर गया है, लेकिन मरने से पहले उसने किसी को एक बयान दिया था, एक स्टेटमेंट दिया था। और क्या स्टेटमेंट था? उसने बताया था अपनी मृत्यु के कारणों के बारे में, कॉज ऑफ हिज डेथ बताए थे मरने से पहले किसी व्यक्ति को, देन वो बताकर मर गया। थोड़ा सा मैं एक बात और बता दूं डाइन डिक्लेरेशन के बारे में, क्योंकि ये रेलेवेंट पॉइंट, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक तो डायरेक्ट बताएगा व्यक्ति कि मुझे पर्टिकुलर व्यक्ति ने मारा है, या फिर मान लो उसने डायरेक्ट तो नहीं बताया कि किसने मारा है, बट उसने कुछ सर्कमस्टांसेस बताए, कुछ परिस्थितियां बताई, परिस्थिति 1, 2, 3, 4, 5। अब इन सारी परिस्थितियों को मिलाने के बाद रिजल्ट निकलता है
कि इस रिजल्ट से वो कॉज ऑफ डेथ पता चल जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों के स्टेटमेंट को भी डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाएगा। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ए है, ए कहता है सी को, ध्यान देना ए है, ए कौन है, जिसकी डेथ होने वाली है, अभी अभी हुई नहीं है। ए कहता है सी को दैट ही वाज स्टैब्ड बाय बी, वो कहता है कि बी ने मुझे चाकू मारे हैं, और फिर बाद में वो मर गया। कौन मर गया? ए ने किसको बताया? सी को। चाकू किसने मारे? बी। और ए यहां पर फिर मर गया। तो देखिए जो चाकू मारने की घटना है, अब आप फिर जाइए मेरी बताई हुई 5 बातों पर आप चेक करिए कि जो चाकू मारने की घटना है, क्या ये ऐसा फैक्ट है कि इसे देखा जा सकता है या सुना जा सकता है या इंद्रियों से महसूस किया जा सकता है? तो हाँ, ऐसा फैक्ट है ये जिसे देखा जा सकता है। तो डायरेक्ट एविडेंस का रूल क्या कहता है? वही व्यक्ति कोर्ट में आएगा जिसने ऐसा देखा है। तो यहां देखा तो है ही नहीं किसी ने। कोर्ट में कौन आया गवाही देने? सी ने तो ऐसा देखा नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी बात को माना जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट ओरल एविडेंस का भी एक्सेप्शन है, और ये हियर से एविडेंस है हालांकि सी की, बट हियर से एविडेंस का भी एक्सेप्शन है। देखिए क्यों है, यहां सेक्शन 32 उसकी सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 या फिर इसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन 26 और उसकी क्लॉज ए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यहां पर डाइंग डिक्लेरेशन की डेफिनेशन भी दी गई और यह बताया गया कि वो डाइंग डिक्लेरेशन रेलेवेंट होगा। तो इसका मतलब डाइंग डिक्लेरेशन जैसे ही बनेगा कोई स्टेटमेंट, तो वो रेलेवेंट हो जाएगा इन सेक्शंस में और उसको माना जाएगा। और डाइंग डिक्लेरेशन ऑलवेज हियर से ही होता है। क्यों? डाइंग डिक्लेरेशन देगा कौन? वो व्यक्ति जो मर गया है। और किसकी डेथ के बारे में बताएगा? अपनी डेथ के बारे में। तो इसका मतलब वो व्यक्ति कभी भी डायरेक्ट रूप से तो कोर्ट में आ ही नहीं सकता। इट मींस डाइंग डिक्लेरेशन इज ऑलवेज हियर से। आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं मैं कि एक ए ने, एक कोई इसी एग्जांपल को लेते हैं, इसमें ए की डेथ हुई, बी ने चाकू मारे, सी को ए ने बताया, बट एक व्यक्ति है डी जिसने ये घटना देखी, बी को चाकू मारते हुए देखा, इन चाकू से ए मर गया। अब डी को कोर्ट में बुलाया गया, डी ने बोला कि यस मैंने बी को देखा था चाकू मारते हुए, जिन चाकुओं की वजह से ए की डेथ हुई है। तो क्या ये बी का स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति ये स्टेटमेंट, जिस व्यक्ति का ये स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन बनेगा, वो व्यक्ति मरना जरूरी है। मरने के बाद ही डाइंग डिक्लेरेशन बनता है। ये तो रेस जेस्टे है, उसने तो आमने सामने देखा है जब खड़ा ही है वहां पे, तो ये तो एकदम डायरेक्ट एविडेंस हो गई। इसीलिए ध्यान रखना कि डाइंग डिक्लेरेशन इज ऑलवेज हियर से एविडेंस। इसके पीछे का रीजन क्या है? जैसा कि हम सभी एक्सेप्शंस में देख रहे हैं कि इस बात को सत्य मानने का रीजन क्या है हियर से एविडेंस होने के बावजूद भी, तो ये कहा गया है अ पर्सन हु इज अबाउट टू डाई, जो व्यक्ति मरने वाला है और उसका एक पैर उसकी कब्र में है, वन लेग ऑफ हिज इन हिज ग्रेव, तो माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति झूठ बोलेगा, इसकी संभावना बहुत ही कम है। इस कारण से डाइंग डिक्लेरेशन को हियर से के रूप में कोर्ट में लाया गया था, तब भी उसको मान लिया जाएगा और लॉ में स्पेशली लिख दिया गया सेक्शन 26 उसकी क्लॉज ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। अब बात करते हैं एक्सेप्शन नंबर 4। एक्सेप्शन नंबर 4 आप देखिए थोड़ा सा नया लगेगा आपको, बट ध्यान से आप सुनिए, थोड़ी अटेंशन इधर, अटेंशन आपकी इधर चाहिए। एविडेंस इन प्रीवियस जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं कि एक व्यक्ति है ए, ये गवाह था सूट नंबर 1 में, ध्यान देना सूट नंबर 1 में ये गवाह था। अब यही व्यक्ति सूट नंबर 2 में भी गवाह है,
ध्यान रखना आप बात को। एक ही व्यक्ति है जो सूट नंबर 1 में भी गवाह है और सूट नंबर 2 में भी गवाह है। अब ये गवाही के लिए सूट नंबर 1 में गया और यहाँ इसकी गवाही हो गई, इसको ओथ दिलाई गई, इससे गवाह इसका स्टेटमेंट लिया, रिकॉर्ड हो गया, इसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया। अब इसके बाद इसको जाना था सूट नंबर 2 में गवाही देने के लिए, लेकिन उससे पहले ये व्यक्ति सपोज मर गया, अब ये अवेलेबल नहीं है सूट नंबर 2 में गवाही देने के लिए। तो कानून ये कहता है कि इसने जो गवाही पहले सूट में दी थी उसी गवाही को आप यहां ले आइए, वो रेलेवेंट हो जाएगी। ये है बात करता है प्रीवियस जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में दी गई एविडेंस। ध्यान देना, एविडेंस। और एविडेंस कब बनती है वो मैंने पहले आपको बता दिया है। इसके लिए अगर सेक्शन देखेंगे तो सेक्शन 33 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, यहां पर ऐसा बताया गया है। क्या लिखा गया है? द एविडेंस गिवन बाय अ विटनेस इन एनी अर्लियर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इज रेलेवेंट इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स। जो बाद में प्रोसीडिंग होने वाली है, ऐसी प्रोसीडिंग्स में वो वाली एविडेंस जो पहली प्रोसीडिंग्स में दी जा चुकी है वो रेलेवेंट, सुसंगत होगी, बशर्ते कि पहली बात तो कि जो पहली गवाही दी गई थी, पहली एविडेंस थी, वो कहां होनी चाहिए? वो होनी चाहिए जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में। अब आपको चेक करना है, अगर आप काउंसिल हैं, एडवोकेट हैं, तो जब लाया जा रहा है कोई गवाह का बयान दूसरी प्रोसीडिंग में, सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में, बाद की प्रोसीडिंग में लेकर आया जा रहा है पहली प्रोसीडिंग में दिए गए बयान को, तो आपको चेक करना है कि जब ये बयान पहली प्रोसीडिंग्स में दिया गया था तो क्या वो प्रोसीडिंग्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स थी? अगर जवाब आता है कि हाँ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स थी, तब तो ये एडमिसिबल होगा, और जवाब आता है नहीं ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं थी, तब ये रिलेवेंट नहीं होगा और आपको ऑब्जेक्ट करना चाहिए। अब बात आती है कि यहां एक कंडीशन है कि अगर मान लो गवाह जिंदा है और पहली प्रोसीडिंग में उसका बयान हो चुका है, उसी बयान को उठाकर दूसरी प्रोसीडिंग में पेश कर दिया गया, तो अब ये रेलेवेंट नहीं होगा। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं कि जब पहली प्रोसीडिंग्स में, पहली जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में दिया गया बयान, गवाही सबसीक्वेंट प्रोसीडिंग्स में रेलेवेंट होगी, वो तभी होगी जब वो गवाह मर गया हो पहली प्रोसीडिंग्स में गवाही देने के बाद, या फिर मरा नहीं है तो मिल भी नहीं रहा है, इट इज नॉट फाउंड, या फिर मरा भी नहीं है, जिंदा भी है और मिल भी रहा है, बट वो अब इनकैपेबल है गवाही देने के लिए। तो ऐसी सिचुएशंस में उस गवाह के प्रीवियस जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में दी गई गवाही को लाकर सबसीक्वेंट प्रोसीडिंग्स में रख दिया जाएगा। तो अब आपको फिर से ये चेक करना है कि भैया क्या ये जो स्टेटमेंट है पहली वाली जो एविडेंस है, ये किस फैक्ट को बता रही है। उसमें ऐसे फैक्ट हो सकते हैं जिन फैक्ट्स को देखा जा सकता था, उसमें ऐसे फैक्ट हो सकते हैं जिन फैक्ट्स को सुना जा सकता था। तो सेक्शन 55 BSA डायरेक्ट एविडेंस का रूल वो तो ये कहता है कि इसके लिए तो वही व्यक्ति आना चाहिए जिस व्यक्ति ने इसे सुना, जिस व्यक्ति ने इसे देखा, बट यहां तो वो व्यक्ति नहीं आया। इसका मतलब ये तो हियर से एविडेंस हो गई, इसका मतलब ये डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। इसीलिए सेक्शन 33 करस्पॉन्डिंग सेक्शन 27 BSA ये कहती है कि ऐसी गवाही, ऐसी एविडेंस रेलेवेंट होंगी। तो ये भी एक एक्सेप्शन हो गया। इसके पीछे का रीजन क्या है? जैसा कि हमने हर अपवाद में देख रहे हैं रीजन, भाई इसको केवल और केवल इसलिए रेलेवेंट नहीं मान लिया गया कि क्योंकि वो व्यक्ति मर गया है या मिल नहीं रहा है, ये रीजन नहीं है। इसके पीछे का रीजन है कि जब इस व्यक्ति ने अपना पहला बयान दिया था, वो जो एविडेंस है पहली वाली, ये जब रिकॉर्डिंग की गई थी इसकी, तो ये एक तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में रिकॉर्डिंग हुई थी और सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं। सारी फॉर्मेलिटीज में क्या क्या शामिल है
कि उसको ओथ दिलाई गई थी, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया था। इट मींस ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है, तब जुडिशियल प्रोसीडिंग में इसकी पहली एविडेंस थी, तो ये सारी बातों के आधार पे कहा जा सकता है कि वहां पर जो बोला गया वो ठीक था। इसलिए सेक्शन 27 इसको रिलेवेंट बनाती है इस लॉजिक और रीजन के आधार पर। अब बात करते हैं एक्सेप्शन नंबर 5। एक्सेप्शन नंबर 5 बात करता है सेक्शन 35 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 29 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। और यहां पर कहा गया एंट्रीज इन पब्लिक रिकॉर्ड। देखिए, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं कि जब बच्चा पैदा होता है किसी हॉस्पिटल में तो उसका एक बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। बर्थ सर्टिफिकेट बनाती है म्यूनिसिपैलिटीज। दिल्ली की बात करें तो एमसीडी बनाती है उसका बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट का मतलब एक रजिस्टर है उनके पास, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चाहे हार्ड फॉर्म में, उसमें लिखा जाता है कि ये व्यक्ति, ये बच्चा इस डेट पर इस टाइम पर पैदा हुआ, इसके पिताजी माताजी ये, और यहां पर ये बच्चा पैदा। तो वो रजिस्टर जहां पर ऐसी एंट्री की गई वो एक पब्लिक रजिस्टर है, और उसके अंदर जो एंट्री करने वाला व्यक्ति है वो एक पब्लिक सर्वेंट है, और उसने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी, पब्लिक ड्यूटी को डिस्चार्ज करते करते ऐसी एंट्री करी है। तो ये माना जाता है कि उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें नहीं है। और यही रजिस्टर मान लो 18 साल बाद, जब ये बच्चा 18 साल का होगा तब यूज होना है, तो बिल्कुल ऐसा मानना अनलाइक होता है। पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि किसी ने 18 साल पहले कॉन्स्पिरेसी कर ली थी, प्लानिंग कर ली थी कि मैं 18 साल बाद ये ऑफेंस करूंगा और इसलिए आज ये रिकॉर्ड क्रिएट कर देता हूं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए माना जाता है कि अगर पब्लिक रिकॉर्ड में एंट्री हुई है तो वो कहीं ना कहीं ठीक होती हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज आपको दिखाता हूं। एंट्रीज मेड इन अ पब्लिक रिकॉर्ड रजिस्टर एक्सेट्रा मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक ड्यूटी आर रिलेवेंट दो द पर्सन who made such entries was not called as a witness। भाई देखिए, आप 5 बातों को याद करिए जो मैंने बताया था, आपको चेक करनी है कि जिस फैक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि ए का जन्म उस टाइम पर इस डेट पर हुआ था, तो क्या इस फैक्ट को देखा जा सकता था, सुना जा सकता था, या फिर इस फैक्ट को उस रजिस्टर में एंटर किया गया था? इस फैक्ट को देखा जा सकता है, बिल्कुल देखा जा सकता है। तो अब यहां पर वही व्यक्ति आएगा कोर्ट में गवाही देने एज पर डायरेक्ट रूल ऑफ एविडेंस, जिस व्यक्ति ने ऐसी एंट्री करी। लेकिन अगर उस व्यक्ति को ना बुलाकर केवल रिकॉर्ड को बुला लिया गया, आज की डेट में उस ऑफिस में जो भी व्यक्ति बैठा है वो 18 साल पुराने रिकॉर्ड को लेकर आएगा और कोर्ट के सामने पेश कर देगा फॉर द पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन। और अब यहां पर जो व्यक्ति आया और वो कह रहा है कि हाँ, ये स्टेटमेंट सही है जो इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, एंट्री जो यहां हो रखी है ठीक है। क्यों? इसके पीछे का लॉजिक कि ये ड्यू कोर्स में हुई है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये एंट्रीज हुई हैं। तो जो एंट्रीज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होती हैं जनरली वो ठीक मानी जाती हैं। तो 5वां एक्सेप्शन है एक्सेप्शन सेक्शन नंबर 35 करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 29। अब मैं आता हूं सेक्शन 55 और उसके प्रोवाइजो नंबर 1 पर। ये बात करती है ओपिनियन एविडेंस। देखिए, ओपिनियन एविडेंस भी कहीं ना कहीं हियर से ही होती है। जब हमने सेक्शन 55 को पढ़ाया था तो उसमें जब चौथा पॉइंट देखा आपने, 4th पॉइंट, तो वहां पर यह बताया गया था कि अगर कोई एविडेंस ओपिनियन है और वो कोई व्यक्ति कोर्ट में आकर देता है, अपनी ओपिनियन बताना चाहता है और ग्राउंड्स बताना चाहता है वो कि मैंने ये ओपिनियन, ये राय किस आधार पर बनाई है, तो वही व्यक्ति आएगा जिस व्यक्ति ने ओपिनियन बनाई है ऐसे ग्राउंड के आधार पर, वही व्यक्ति कोर्ट में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्ट रूल ऑफ डायरेक्ट एविडेंस यही कहता है। बट देखिए, इसी सेक्शन के क्लॉज 4 के नीचे एक प्रोवाइजो लिखा है
और वहां पर यह लिखा गया कि मैं आपको थोड़ा सा लैंग्वेज दिखा देता हूं क्या कहती है। ओपिनियन expressed by an expert in a treatise written by him। ध्यान देना, ओपिनियन कहां है? एक बुक में लिखी उसने। जिस व्यक्ति ने अपनी ओपिनियन बनाई थी, जिस एक्सपर्ट ने अपनी राय बनाई थी, विशेषज्ञ ने, वो कहां लिखी? एक बुक में लिखी, और वो बुक मार्केट में अवेलेबल है। तो इस प्रोवाइजो ने ये कहा कि उस बुक को प्रोड्यूस कर दीजिए आप कोर्ट के सामने आकर, तो भी वो फैक्ट जो ओपिनियन के थ्रू प्रूव किया जाना था, वो इस ट्रीटाइज से भी प्रूव हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है? यह कंडीशन वही है कि वो एक्सपर्ट जिसने वो बुक लिखी, ट्रीटाइज बनाई, वो या तो मर गया था, मरा नहीं है तो मिल भी नहीं रहा है, नॉट फाउंड। अगर मरा भी नहीं है, मिल भी रहा है, तो वो इनकेपेबल हो गया है एविडेंस देने में, अब वो समर्थ नहीं है, गवाही देने लायक नहीं है। या फिर उसकी प्रेजेंस अगर कोर्ट में करनी हो तो या तो वो बहुत ज्यादा समय ले लेगा प्रेजेंस कोर्ट में लाने में, या फिर बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा उसे कोर्ट तक बुलाने में। देन इन सिचुएशंस में उसकी वो जो बुक लिखी हुई है, जिसमें ओपिनियन दी है उस एक्सपर्ट ने, उस बुक को जब कोर्ट में पेश कर देंगे, तब भी ऐसे ओपिनियन के थ्रू किसी फैक्ट को प्रूव किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि रूल ऑफ डायरेक्ट एविडेंस के या रूल ऑफ हियर से एविडेंस के दोनों के एक्सेप्शंस आपको समझ आ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई आंसर आपसे पूछा जाएगा, कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप बेस्ट आंसर देंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बेस्ट आंसर दिया जाए, और मैंने दिया है। अब आपसे भी मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि कमेंट करके आप बताएंगे कि आपके डाउट हैं क्या कोई अभी भी, या सारे डाउट क्लियर हो गए हैं अबाउट द एक्सेप्शंस ऑफ रूल ऑफ डायरेक्ट एविडेंस और रूल ऑफ हियर से एविडेंस। क्योंकि ये बात रह गई थी पीछे, तो मैंने सोचा कि इसको पूरा कर देता हूं। देन अब बात करेंगे डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन की, साथ में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी कराते रहेंगे। दोस्तों, आप ये मत समझिएगा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को छोड़ दिया है, नहीं, कुछ नहीं छोड़ेंगे, कंप्लीट कराएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।